हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ग्लोबल इशू, न्यूक्लियर वेपन, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया के सबसे डेंजरस वेपन्स माने जाते हैं। इनकी डिस्ट्रक्टिव पावर इतनी ज़्यादा होती है कि एक सिंगल बॉम्ब लाखों लोगों की जान ले सकता है और पूरी सिविलाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। इस प्रेजेंटेशन में हम समझेंगे कि कैसे न्यूक्लियर वेपन क्या होता है, इनका इफेक्ट्स क्या है, आर्म रेस क्या है, आर्म्स कंट्रोल क्या है, डिसआर्मामेंट का क्या कंसेप्ट है, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी और फ्यूचर चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। सो लेट्स बिगिन। Nuclear weapons are among the most destructive invention in the human history. ये weapons न्यूक्लियर रिएक्शन पर बेस्ड होते हैं, फिजन या फ्यूजन। इन रिएक्शन से बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है विद इन सेकेंड्स। सबसे पहला न्यूक्लियर अटैक वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम हुआ था। हम सभी को पता है 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी सिटीज पर एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप किए थे। हिरोशिमा जो बॉम्ब है उसे लिटिल बॉय कहा गया था और नागासाकी बॉम्ब को फैट मैन कहा गया था, और उसका रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंस्टेंटली खत्म हो गए थे। रेडिएशन इफेक्ट जनरेशंस तक चला। सिर्फ इमीडिएट डिस्ट्रक्शन ही नहीं हुआ, एनवायरमेंट डैमेज भी हुआ, कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशन और बर्थ डिफेक्ट्स भी हुए। इस वजह से न्यूक्लियर वेपन को ग्लोबल थ्रेट माना जाता है। एटॉमिक बॉम्ब क्या होता है? नेचर एंड टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब दो तरह के होते हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स एंड हाइड्रोजन बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब फिजन वेपन्स। एटॉमिक बॉम्ब्स न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस पर बेस्ड होते हैं। फिजन में हैवी न्यूक्ली लाइक यूरेनियम या प्लूटोनियम स्प्लिट होते हैं। इस स्प्लिटिंग से हम देख रहे हैं इसमें जैसे डायग्राम में बना है, एनर्जी, हीट और रेडिएशन रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो हिरोशिमा में जो बॉम्ब यूज हुआ था वो फिजन बॉम्ब था। और हाइड्रोजन बॉम्ब, फ्यूजन वेपन। हाइड्रोजन बॉम्ब और भी पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा। ये न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड होता है। इसमें लाइट न्यूक्लियर कंबाइन होते हैं। आप देख रहे हैं इसमें पिक्चर में कि किस तरीके से ये है। हाइड्रोजन आइसोटॉप्स कंबाइन होकर एनॉर्मस एनर्जी रिलीज करते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब की पावर एटॉमिक बॉम्ब से कई गुना ज़्यादा होती है। हिरोशिमा बॉम्ब जो था वो बॉम्ब किलोटन रेंज में था, और मॉडर्न जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो मेगाटन रेंज तक हो सकते हैं, यानी उनकी बहुत ज़्यादा पावर है और बहुत ज़्यादा विध्वंस कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। कुछ इमीडिएट इफेक्ट्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट होते हैं और कुछ ग्लोबल इफेक्ट होते हैं। इमीडिएट इफेक्ट जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बहुत ज़्यादा डिवास्टिंग होते हैं। जैसे ब्लास्ट वेव होता है, बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे कि हिरोशिमा में थाउजेंड्स ऑफ बिल्डिंग सेकेंड्स में कोलैप्स हो गई थी। थर्मल रेडिएशन, एक्सट्रीम हीट, सीवियर बर्न और फायर होती है इससे। ईएमपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स होता है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो सकते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क और पावर ग्रिड कोलैप्स हो सकता है, और मैसिव कैजुअलिटीज होती हैं, बहुत सारी डेथ्स और इंजरीज हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसके बहुत ज़्यादा डेंजरस है। लॉन्ग टर्म आप पिक्चर्स देखें, पिक्चर में भी दिख रहा है कैसे कितना ज़्यादा है। रेडिएशन सिकनेस है, लोग ग्रेजुअली इल होते चले जाते हैं। कैंसर रिस्क रेडिएशन के कारण बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जेनेटिक म्यूटेशन, फ्यूचर जनरेशन बहुत अफेक्ट होती हैं। और एनवायरमेंटल कंटामिनेशन होता है, सॉइल, वाटर और एयर पॉल्यूटेड हो जाता है, जो कि हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट भी होता है। साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर विंटर कंसेप्ट भी दिया है इस संबंध में। अगर लार्ज स्केल न्यूक्लियर वार हुआ तो स्मोक एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होगा,
ये देखें आप पिक्चर में जैसा है, सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी, टेम्परेचर रिड्यूस होगा और एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगी। तो ये इसके इम्पैक्ट बहुत ही खतरनाक हैं। न्यूक्लियर प्योरिफिकेशन। न्यूक्लियर प्योरिफिकेशन का मतलब है कि न्यूक्लियर वेपन्स और टेक्नोलॉजी का स्प्रेड होना। ये बहुत मेजर सिक्योरिटी कंसर्न है। जो अभी हम देखें, ये रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर पावर्स हैं एनपीटी के अकॉर्डिंग। हम देखें तो यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना और अदर न्यूक्लियर स्टेट्स भी हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल। इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, इसलिए साउथ एशिया स्ट्रेटेजिक टेंशन का रीजन माना जाता है। नॉन स्टेट एक्टर्स, सबसे डेंजरस पॉसिबिलिटी ये है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियर मटेरियल तक पहुंच जाएंगे। ये सबसे बड़ा खतरा है। आर्म रेस एंड कोल्ड वार कॉन्टेस्ट में हम देखें तो कोल्ड वार के टाइम यूएसए एंड सोवियत यूनियन के बीच में इंटेंस न्यूक्लियर कंपटीशन हुआ। एक जना 2 आर्म्स बना रहा था तो दूसरा उसके कंपैरिजन में 4, वो 4 बना रहा था तो वो 8, वो 8 बना रहा था तो वो 16। इस तरीके से उनकी आर्म रेस बढ़ती ही चली गई। दोनों कंट्रीज कंटिन्यूसली मोर बॉम्ब्स, मिसाइल, सबमरीन डेवलप कर रहे थे। इस सिचुएशन थी उसे आर्म रेस कहा गया और इसके लिए मैड डॉक्ट्रिन, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हुई। इसका मीनिंग है अगर एक कंट्री न्यूक्लियर अटैक करेगी तो दूसरी भी रिटेलिएट करेगी और दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। एग्जाम्पल, यूएसए और यूएसएसआर के पास थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। ये फियर बेस्ड बैलेंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहा था। भय का संतुलन जो कहा गया है वो उस समय डेवलप हुआ था। कंसेप्ट ऑफ आर्म्स कंट्रोल। आर्म कंट्रोल का पर्पस वेपन्स को कंप्लीटली एलिमिनेट करना नहीं होता। इसका गोल होता है रिस्क को मैनेज करना, वॉर्स को प्रिवेंट करना और स्टेबिलिटी मेंटेन करना। आर्म्स कंट्रोल हेल्प करता है आर्म रेस रिड्यूस करने में, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने में और ट्रस्ट बिल्डिंग करने में। जैसे कि अगर हम देखें तो कंट्रीज मिसाइल टेस्टिंग की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ऐसा ना लगे कि उसने तो मिसाइल छोड़ दी तो वो यहाँ से भी हो। तो ये इसमें ट्रस्ट बिल्डिंग की भी बात आती है। मेजर आर्म कंट्रोल ट्रीटीज जो हुए हैं ये हम देख रहे हैं। सबसे पहले एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एनपीटी का फुल फॉर्म न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। इसका मेन पर्पस था न्यूक्लियर वेपन्स को स्प्रेड होने से रोकना। 1968 में ये हुई थी और 1970 में ऑफिशियली इम्प्लीमेंट हुई। इसका ऑब्जेक्टिव था न्यूक्लियर वेपन्स को स्प्रेड होने से रोकना, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करना और फ्यूचर में न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की डायरेक्शन में काम करना। न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स अंडर एनपीटी जो है वो 5 माने गए हैं, यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। इंडिया एनपीटी को डिस्क्रिमिनेटरी मानता है क्योंकि कुछ कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन रखने की परमिशन दी गई, दूसरे कंट्रीज को मना किया गया। ये माना गया कि जो जिसके पास पावर मतलब है ऑलरेडी और जो वो तो इसके लिए लैब्स में एक्सपेरिमेंट कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं कर सकता। तो इंडिया ने इसको डिस्क्रिमिनेटरी मानते हुए एनपीटी पे साइन नहीं किया। एक और है सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्टमेंट ट्रीटी। सीटीबीटी का पर्पस दुनिया भर में न्यूक्लियर टेस्टिंग को कंप्लीटली बैन करना है। 1996 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट की। इसका ऑब्जेक्टिव था न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग रोकना, न्यू एडवांस न्यूक्लियर वेपन डेवलप्ड होने से रोकना। सीटीबीटी अभी फुली एनफोर्स नहीं हुई है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज ने इसे रेटिफाई नहीं किया है। इंडिया ने सीटीबीटी साइन नहीं की क्योंकि इंडिया मानता है कि ट्रीटी अनइक्वल है और न्यूक्लियर पावर्स को एडवांटेज देती है। 1998 में इंडिया ने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। एक है स्टार्ट ट्रीटी। स्टार्ट मतलब है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। यूएसए एंड सोवियत यूनियन
के बीच में 1991 में साइन हुई थी। लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स को रिड्यूस करना इसका एम था। कोल्ड वॉर के बाद आर्म रेस को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यूएसए और रशिया ने थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स रिड्यूस किए इसके बाद। एक और है TPNW, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये ट्रीटी न्यूक्लियर वेपन्स को कंप्लीटली बैन करने के लिए बनाई गई। 2017 में यूनाइटेड नेशन से अडॉप्ट की और 21 में एनफोर्स हुई। न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट, टेस्टिंग, स्टोरेज और उसे बैन करना था। न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड क्रिएट करना इसका एम था। पर प्रॉब्लम यह हुई कि मेजर न्यूक्लियर पावर जैसे यूएसए, रशिया, चाइना इस ट्रीटी का पार्ट नहीं है। कंसेप्ट ऑफ डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कि वेपन्स को रिड्यूस या एलिमिनेट करना, स्पेशली डेंजरस वेपन्स जैसे न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स। इसका मेन पर्पस वर्ल्ड पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है। हम देखें तो टाइप्स ऑफ डिसआर्मामेंट, जनरल डिसआर्मामेंट और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है। जनरल डिसआर्मामेंट यानी कि इसमें सभी टाइप के वेपन्स को रिड्यूस करने की बात होती है, जैसे कि कन्वेंशनल वेपन्स जैसे टैंक्स, मिसाइल्स, गन्स को रिड्यूस करना। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स को रिड्यूस या एलिमिनेट करने का प्रोसेस है, जैसे कंट्रीज न्यूक्लियर मिसाइल्स और बॉम्ब्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। इसका गोल है कि पीसफुल वर्ल्ड क्रिएट करना। नो डाउट सब ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी एक मेन एम है। वॉर का रिस्क कम करना, ह्यूमन लाइव्स प्रोटेक्ट करना, मिलिट्री स्पेंडिंग रिड्यूस करना और इंटरनेशनल ट्रस्ट बिल्ड करना इसका एम है। यूनाइटेड नेशन रेगुलरली न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को प्रमोट करता है। चैलेंजेस ऑफ आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट, इसके हम देखें तो पहला चैलेंज पॉलिटिकल चैलेंज है, लेक ऑफ ट्रस्ट फर्स्ट है कि कंट्रीज एक दूसरे पर ट्रस्ट ही नहीं करती हैं। यूएसए और रशिया के बीच कोल्ड वॉर राइवलरी रही और टेंशंस चलते रहे हैं। नेशनल इंटरेस्ट, हर कंट्री अपनी सिक्योरिटी और पावर को प्रायोरिटी देता ही है, तो ये एक है। कंट्रीज अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को रिड्यूस करना ही नहीं चाहते। और फिर पावर पॉलिटिक्स, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज ग्लोबल डोमिनेंस मेंटेन करना चाहते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो में देख रहे हैं, तो किस तरीके से मेजर पावर्स अपनी डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए काम कर रही हैं और किस तरीके से लड़ाई चल रही है। स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस, न्यूक्लियर डेटरेंस, कंट्रीज बिलीव करती हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स उनकी सिक्योरिटी गारंटी करते हैं। मीनिंग ऑफ डेटरेंस क्या है? एनिमी को अटैक से रोकना थ्रू फियर ऑफ रिटेलिएशन। एग्जाम्पल, इंडिया पाकिस्तान दोनों डेटरेंस स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। सिक्योरिटी फियर्स हैं, कंट्रीज को फियर होता है कि अगर उन्होंने वेपन्स रिड्यूस किए और दूसरी कंट्रीज ने नहीं किए तो सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ जाएगा, तो ये भी एक कारण है। नॉर्थ कोरिया अपना सर्वाइवल के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को नेसेसरी मानता है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी आते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने न्यूक्लियर सिक्योरिटी इशू को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। इसमें टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस में हम देखते हैं, एक तो एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई मिलिट्री डिसीजन मेकिंग में यूज होता है। इसका डेंजर क्या है कि ऑटोमेटेड सिस्टम गलत डिसीजन ना ले ले, मशीन ही तो है वो। एआई बेस्ड मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम कहीं गलत ना चले जाए। साइबर वारफेयर, साइबर अटैक न्यूक्लियर सिस्टम को टारगेट कर सकते हैं। हैकर्स मिसाइल लॉन्च सिस्टम या मिलिट्री नेटवर्क हैक कर सकते हैं, तो ये एक चैलेंजेस हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी के संबंध में भी एक कंट्री एडवांस डिफेंस शील्ड डेवलप कर रही हैं और इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि इससे आर्म रिस्क और इंक्रीज हो सकती है। न्यूक्लियर टेररिज्म, टेररिस्ट ग्रुप न्यूक्लियर मटेरियल एक्वायर करने की कोशिश कर सकते हैं, तो इसका डेंजर ये है कि जो डर्टी बॉम्ब्स या रेडियो एक्टिव अटैक्स पॉसिबल बन सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियर सिक्योरिटी पर फोकस करती हैं, वो चाहती हैं कि मतलब सिक्योरिटी रहे।
इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है? इंडिया की न्यूक्लियर जो पॉलिसी है मेनली डिफेंसिव और रेस्पॉन्सिबल नेचर की मानी जाती है। सबसे पहली बात तो है हमारी NFU की पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। इसका मतलब है कि इंडिया पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, इंडिया सिर्फ रिटेलिएशन में न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा, यानी कि अगर इंडिया के ऊपर अटैक हुआ तो फिर वो कर लेगा। ये 1998 में न्यू पोखरण टेस्ट के बाद ये हमारी अनाउंस हुई थी और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट 2003 में बना था, उसमें क्लैरिफाई हुई। इसका इम्पोर्टेंस क्या ये है कि इंडिया रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की इमेज मेंटेन करता है। और फिर है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। इसका मतलब है इंडिया इतने न्यूक्लियर वेपन मेंटेन करेगा जितने नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। हमारी जो पॉलिसी में है इसका पर्पस है कि एक्सेसिव आर्म रेस अवॉइड करना, सिक्योरिटी मेंटेन करना। डिफेंसिव स्ट्रेटजी, इसका मतलब इंडिया न्यूक्लियर वेपन को एग्रेशन के लिए नहीं, सेल्फ डिफेंस के लिए रखता है। इंडिया की NPT और CTBT में पार्ट नहीं है इंडिया, क्योंकि इंडिया मानता है कि ट्रीटीज अनइक्वल हैं और डिस्क्रिमिनेटरी हैं और न्यूक्लियर पावर्स को स्पेशल प्रिविलेज मिलती है, इसलिए इंडिया ने इन दोनों का ये पार्ट नहीं बना है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज आज के क्या हैं? आज के टाइम में न्यूक्लियर इश्यूज और कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर इशू। नॉर्थ कोरिया रिपीटेडली मिसाइल टेस्ट और न्यूक्लियर टेस्ट करता जा रहा है। रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट इससे बढ़ रहे हैं, तो इसके UN सैंक्शन नॉर्थ कोरिया पर इम्पोज किए गए हैं इसके लिए। ईरान न्यूक्लियर टेंशन, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वेस्टर्न कंट्री कंसर्न एक्सप्रेस करती है। इसका इशू ये है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन, ये डर है कि और भी वो डेवलप कर सकता है। न्यूक्लियर टेररिज्म बढ़ सकता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियर मटेरियल यूज कर सकती हैं, तो और वो ऐसे बॉम्ब से अटैक कर सकते हैं जिससे और डिस्ट्रॉय हो जाए। साइबर थ्रेट बढ़ रहा है, इमर्जिंग ऑफ रोल ऑफ साइबर थ्रेट इन न्यूक्लियर कमांड सिस्टम। मॉडर्न वारफेयर में साइबर अटैक हो सकते हैं, मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम हैकिंग, ये सब हो सकता है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ आर्म्स कंट्रोल क्या है। आर्म्स कंट्रोल इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सब, हर कोई चाहता है पीस एंड सिक्योरिटी, और जब तक पीस नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगा, तो इसके लिए आर्म्स कंट्रोल जरूरी है। आर्म्स कंट्रोल इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो इसके लिए न्यूक्लियर वॉर का रिस्क कम होता है, इससे वेपन्स लिमिट होने से एक्सीडेंटल या इंटेंशनल वार का डेंजर रिड्यूस होता है। इंटरनेशनल स्टेबिलिटी मेंटेन होती है, कंट्रीज के बीच टेंशन रिड्यूस होता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज सेव होते हैं, मिलिट्री स्पेंडिंग कम होने से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर फोकस बढ़ता है, जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट पॉसिबल होता है। डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन इंप्रूव होता है, ट्रीटीज और नेगोशिएशन कंट्रीज के बीच ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? न्यूक्लियर थ्रेट को कंट्रोल करने के लिए कलेक्टिव इंटरनेशनल एफर्ट्स जरूरी हैं। एक तो ग्लोबल कोऑपरेशन हो, कंट्रीज को मिलकर पीस एफर्ट्स करने होंगे, सब मिलकर अगर काम करेंगे तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट वास्तव में करना होगा, वेपन्स ग्रेजुअली रिड्यूस करने ही होंगे। रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड IAEA जरूरी है, पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करता है UNO, और न्यूक्लियर एक्टिविटीज मॉनिटर करता है IAEA इंस्पेक्शन ईरान जैसा कंट्रीज में कंडक्ट होती है। पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को न्यूक्लियर डेंजर के बारे में एजुकेट करना जरूरी है। टू कंक्लूड, न्यूक्लियर वेपन्स ह्यूमैनिटी के लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट है। आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट ने रिस्क को रिड्यूस किया है, लेकिन कंप्लीट डिसआर्मामेंट अभी भी चैलेंज बना हुआ है। अब
एक पीसफुल फ्यूचर के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ट्रस्ट बिल्डिंग, डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल कमिटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इन एफर्ट्स के न्यूक्लियर थ्रेट फ्यूचर जनरेशन को भी एंडेंजर करता रहेगा। तो हम कह सकते हैं, ए न्यूक्लियर वॉर कैन नॉट बी वॉन एंड मस्ट नेवर बी फॉट। मतलब कि न्यूक्लियर वॉर में कोई भी कंट्री ट्रूली विक्ट्री अचीव नहीं कर सकती, क्योंकि डिस्ट्रक्शन पूरी ह्यूमैनिटी को अफेक्ट करेगा। थैंक यू।